नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो वीडियो है वो राजस्थान बजट 2021-22 के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि हम मार्च 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इस क्रोनोलॉजी में सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शुरू से अंत तक आप इस पूरी मैगजीन को पढ़िएगा। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है इकोनॉमिक रिव्यू या इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और स्टेट बजट, ये दोनों के जो प्रमुख आंकड़े हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल करके दिए हुए हैं। तो आप अगर कहीं से भी नोट्स बना रहे हो, तब भी आप अगर नोट्स नहीं भी बनाए हैं आपने, तब भी आपका काम जो है इस मैगजीन से चल जाएगा। और उसके अलावा जब हमने यूनियन बजट पढ़ाया था, जो हमारा लास्ट वीडियो है यूनियन बजट वाला, उसमें आप देखेंगे कि हमने बहुत डिटेल के साथ में बजट को समझा है। हमने पहले बजट की संरचना को समझा है कि किस प्रकार से जो है इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को किस तरीके से पढ़ना होता है। फिर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा था, यानी स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से उसमें कवर किया था। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो राजस्थान बजट के ऊपर है और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस मैगजीन का पीडीएफ चाहिए, ये मार्च 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है और इसका ये शायद भाग 6th पार्ट है जो आज हम कवर कर रहे हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस मैगजीन का पीडीएफ मिलेगा। मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स जो आपके मेंस और निबंध राइटिंग के अंदर काम आ सकते हैं वो आपको मिलेंगे। जितने भी यूपीएससी और आरपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपको मिलेंगी और हमारे द्वारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, वहाँ जा करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो बजट होता है उसको फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो पेश करते हैं, ठीक है, वो प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान का जो बजट है इसको किसने प्रस्तुत किया है, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। तो देखिए, तो अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इसको जो है गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, यानी जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, उसमें आप देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं राजस्थान के, श्री अशोक गहलोत जी, वही जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, यानी ये डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो इसीलिए जो बजट है इसको प्रस्तुत किसने किया है, तो अशोक गहलोत जी, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसको जो है प्रस्तुत किया है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो इनके पास में और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फाइनेंस है, एक्साइज है, प्लानिंग है, पॉलिसी प्लानिंग है, पर्सोनल है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन और होम अफेयर्स एंड जस्टिस, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बजट में खास बातें क्या है। सबसे पहले हमने देख लिया कि बजट को प्रस्तुत किसने किया है और ये तो पता ही है कि विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, तो जो स्पीकर महोदय हैं उनके सामने जो है इसको, सीपी जोशी जी जो हैं उनके सामने इसको प्रस्तुत किया गया है। तो अब ये तो बहुत ही ट्रिवियल फैक्ट्स है, कोई नहीं पूछता, वैसे बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें दूसरा फैक्ट्स जो है यहाँ पर फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि प्रदेश में पहली बार जो है पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया है, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ये बजट है वो पेपरलेस पेश किया गया है। अच्छा, अब ये देखते हैं हम कि भारत में क्या राजस्थान पहला ऐसा जो है राज्य है जिसने कि पेपरलेस बजट को पेश किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यूपी पहला ऐसा राज्य है जिसने कि जो है पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, ठीक है। और सेकेंड स्टेट जो है वो अपना राजस्थान है। अगर प्रदेश की बात करें, यानी राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कई सारे घाटे जो है वो मैंने पहले आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और जितने भी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने उसको देख भी लिया होगा क्योंकि जो लास्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर था। तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट तो आपको पता ही है कि जिसके के अंदर हम जो है क्या कहते हैं, जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करके निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, यानी जिसको हम बोलते हैं राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना कई सारे डेफिनेशंस होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, लेकिन जो कॉमन जो चीज़ है, जो कि एकदम बेसिक चीज़ है, जो हमें पता होनी चाहिए कि राजकोषीय घाटा आखिरकार है क्या, वो कंसेप्ट हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, राजकोषीय जो घाटा होता है यानी फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, आप मान लीजिए कि हमारे पास में इनकम है 100 रुपये और हम खर्चा कर रहे हैं 120 रुपये का, यानी कि 20 रुपये हम कहाँ से ला रहे हैं? तो ये ऑब्वियसली हम जो है कर्जा करके लेकर के आ रहे हैं, किसी से उधार मांग के लेके आ रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जब उनके पास में जो उनकी रेवेन्यू इनकम है, ठीक है, वो अगर उसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है,
तो उसको पूरा करने के लिए, उसका गैप जो फिल करने के लिए जो सरकार है वो बोरोइंग करती है, मार्केट बोरोइंग, डेप्ट बोरोइंग, कई सारी तरीके की बोरोइंग्स करती है। उन सभी बोरोइंग्स को हम जो है फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अगर देखिए फिजिकल डेफिसिट में दो चीज़ें हैं। अगर फिजिकल डेफिसिट किसी कैपिटल एसेट्स को बनाने में, यानी कि जो बोरोइंग है किसी कैपिटल एसेट, यानी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाई है हमने, कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया है, अगर इनमें खर्च होता है तो वो लॉन्ग रन में एक तरीके से घाटा नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जो है कहीं से कर्ज लेकर के आ रहे हैं और कर्ज ला करके आपने जो है उसका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से वो पैसा महीने भर में ही डबल हो गया और आप 2% इंटरेस्ट पे उसको लेकर के आए, तो आपने क्या किया, आपने कर्ज तो लिया लेकिन आपने उसका डबल कर दिया, यानी कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो मुनाफा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का जो फिजिकल डेफिसिट, यानी फिजिकल डेफिसिट के लिए अगर आपकी ये कहे कि भाई ये घाटे का सौदा है या घाटा हो रहा है या फिर जो है फ़ायदे की चीज़ है, तो दोनों ही बातें हैं। घाटा तब होता है जब आप जो है किसी स्कीम्स के लिए या इन चीज़ों के लिए जहाँ से आपका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है, वहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं, वहाँ व्यय करते हैं, तो वो एक तरीके से घाटे की श्रेणी में आता है। तो दूसरी तरफ ये चीज़ भी है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है उससे कई सारी परेशानियां भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ता है, राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है, तो भविष्य में ब्याज का जो भार होता है उसके बढ़ने पर जो है राजस्व घाटा भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, राजस्व के खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार जो है कर की दरें जो होती है उसको भी बढ़ा देती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, कर की चोरी भी बढ़ती है, कालाधन बढ़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल डेफिसिट के प्लस और माइनस हैं। ठीक है, तो प्लस में तो एक ही पॉइंट आता है कि भाई आप कैपिटल एसेट में लगा रहे हो तो उससे क्या है कि आपका जो है उसको इतना बुरा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप जो है हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से जैसे निवेश भी जो है वो भी घटता है। निवेश कैसे घटता है कि हमारी सॉवरेन रेटिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और सॉवरेन रेटिंग जब कम होती है, बोरोइंग, डेप्ट बोरोइंग ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ पर निवेशक जो है वो कम आते हैं। तो ये तो था फिजिकल डेफिसिट के बारे में। हालांकि ये हमको पढ़ना नहीं था, हमें तो सिर्फ ये देखना था क्योंकि हम फिजिकल डेफिसिट पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए फिजिकल डेफिसिट जो है हमारे GSDP यानी कि स्टेट की जो हमारी GDP है, स्टेट GDP है, उसका कितना परसेंट है वो हमको याद रखना है। तो 3.98% है। अब मैं इसको आपको जो ओरिजिनल बजट का स्पीच है उसमें एक बार दिखा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से याद करने में इसको आसानी रहेगी। तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे लिखा है फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई अभिशंसा के अनुसार 2021-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP की 4% निर्धारित की गई थी। और उसके बाद में यानी कि आप जो लोन ले सकते हैं, शुद्ध ऋण की जो आपकी सीमा है वो 4% इन्होंने निर्धारित की थी 15वें वित्त आयोग ने। हालांकि ये छोड़िए, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो बताया इसने। तो अगर नंबर्स में बात करें तो 47,652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा। उसके अलावा अगर प्रतिशत की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये हमारा 3.98% है। ठीक है, 3.98% जो है ये हमारा राजकोषीय घाटा है। ठीक है, मैंने आपको जब पिछली बार यूनियन बजट पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक FRBM कानून है, FRBM यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में आया था। और इसके अंदर एक चीज़ कही गई थी, इसके अंदर जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको घटाने की जो है बात की गई थी। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उसमें ये कहा गया था कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है उसको जो है आप GSDP का 3% पर जो है उसको लेकर के आएँ। ठीक है, तो ये इसका एक टारगेट था। तो अभी हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो 3.98% है, ये हमको याद रखना है। वैसे तो FRBM एक्ट जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे FRBM समिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि NK सिंह समिति भी कही जाती है। उन्होंने क्या क्या उसमें जो है कहा कि भाई 2018 तक राजकोषीय घाटा 3% तक करो, उसके बाद में उसको जो है आप 2.5% तक ले जाओगे 2023-24 तक। तो कई सारे उसके अंदर प्रावधान थे, वो सारे प्रावधान यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, उसको जब हम इकोनॉमी सेक्शन पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय जो आपका ये FRBM एक्ट है यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारा इसका प्रतिशत क्या है राजकोषीय घाटे का, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब तक हमने जो फैक्ट्स पढ़े मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आय। हमारे यहाँ का, हमारे राज्य के अंदर जो आय के साधन है वो मुख्य साधन क्या क्या हैं। तो देखिए राज्य को होने वाली आय में सबसे बड़ा हिस्सा आंतरिक उधार जो इंटरनल डेप्ट हम लेते हैं उसका है। शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋण, ऋणों की वसूली एवं विविध पूंजीगत प्राप्तियों एवं आकस्मिक निधि का है, जिससे राज्य को 26.51% राशि जो है वो प्राप्त होती है।
फ्रेंड्स इसके अंदर आपको जो है इकोनॉमिक रिव्यू नहीं दिया गया है, यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इसमें नहीं दिया गया है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे डेटाज जो है और भी क्लैरिटी के साथ बताए गए हैं। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद में ये जो डेटा वाला पोर्शन है कि भाई कहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, उसको हम एक बार के लिए जो है इकोनॉमिक रिव्यू वाले सेक्शन से पढ़ेंगे। तो लास्ट में जब हम इस चैप्टर के यानी बजट के लास्ट वाले जो पोर्शन में आएंगे तब मैं आपको वो चीज़ें जो है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उसमें ग्राफ के साथ हम चीज़ें को देख लेंगे। इसी प्रकार राज्य को होने वाली कुल आय में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से जो हैं वो है 15.99%। स्टेट का जो जीएसटी है उसमें है 15.2%। केंद्रीय सहायता से 14.54%, बिक्री कर से 9.09% और कर भिन्न राजस्व से 7.06%, राज्य उत्पाद शुल्क से 5.28%, वाहनों पर से 2.59% और अन्य करों से 3.92%। यानी कि हमारी सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो यहाँ से हो रही है 15.99%। अब व्यय जो है हमारा, तो राज्य के कुल व्यय का सर्वाधिक हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में व्यय होता है। यह ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त है। इसके बाद क्रमशः ब्याज की अदायगी में 11.31%, पूंजीगत व्यय में 9.66% और आंतरिक व केंद्रीय ऋणों के भुगतान एवं आकस्मिकता निधि का विनियोग 7.21 एवं ऋण एवं अग्रिम जो है 0.15% व्यय जो है होता है। तो यहाँ इसका जो है ये पूरी टेबल है। पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। ये डेटाज भी कहीं आपके काम आने वाले हैं नहीं, ये जस्ट इसलिए कि हाँ हमने इसको एक बार एट अ ग्लांस रीड करा हुआ है, बाकी इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में इसमें जब आ रहे हैं वो है कि बजट से जो सवाल हैं वो कहाँ से निकलते हैं। तो आगे वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में से बजट के मोस्टली क्वेश्चंस निकलते हैं। बजट में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके स्कीम्स के ऊपर कि कौन कौन सी स्कीम राजस्थान सरकार के द्वारा जो है घोषित की गई हैं। इसका लिए जो है हम एक बार जो है 2016 का जो पेपर है उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि उसके क्वेश्चन सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बजट में से पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। संघीय उत्पाद शुल्क जिसको आप कहते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी, निगम कर जिसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, आयकर यानी इनकम टैक्स और सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स। आपको बताना है कि सकल कर राजस्व यानी कि आपका जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा एक सही है, यानी घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, फिर सबसे कम कहाँ से आता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, तो इसका आप आंसर उसमें से देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI जिसको आप कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका जो आधार वर्ष है वो आपको बताना है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से, डायरेक्टली वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो भी इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। अब आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं, तो ये भामाशाह योजना पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी। फिर है नया सवेरा योजना जो है वो किस से रिलेटेड है, और हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये वाली। तो ये जो 3 आपकी योजनाएं हैं, ये योजनाओं वाले क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बजट और इकोनॉमिक सर्वे से यानी इकोनॉमिक रिव्यू से जो है वो लिए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हम कहते हैं जब केंद्र सरकार का आता है, और राजस्थान से संबंधित जो होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिव्यू। फिर आप नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है, यानी कि योजना के ऊपर क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं, ये भी हमारा जो है इकोनॉमिक रिव्यू का क्वेश्चन है, वहाँ से इसको लिया गया है। फिर देखिए जो स्कीम है जो कि विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति, और उनको जो है जब वो IAS, IIT या IIM में जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर उनको जो नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो किस स्कीम के तहत दी जाती है, तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बजट से जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है उठ करके आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी स्कीम्स होंगी उनको हम अच्छी तरीके से देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है उनको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन था कि एम्स जो है वो कहाँ बनाया गया, IIT कहाँ बनाया गया राजस्थान में, मतलब ये घोषणा की गई थी उस समय, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आया था, तो उसको हमको ढंग से पढ़ना है। तो आप बजट में जो भी स्कीम वाला पोर्शन हो उसको ध्यान से देखिएगा, कौन सी स्कीम कब लागू हुई है और किस स्कीम का कौन से चरण की शुरुआत जो है वो की गई है, ठीक है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए, कोविड प्रबंधन यानी कि कोविड मैनेजमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। आप जानते हैं कि अभी जो है बजट का सबसे जो मुख्य क्या कहते हैं प्रारूप रहा है वो वो है कोविड के ऊपर ही रहा है, कोविड पैंडेमिक के ऊपर ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये कहता है कि 33 लाख असहाय निराश्रित
जो मजदूर परिवार हैं उनको अंतिम किस्त के रूप में 1,000 रुपये की और सहायता राशि 2 बार देने की जो है घोषणा की गई है। ठीक है, उसके अलावा मुख्यमंत्री जो है ये वाली जो राशि है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसके अंतर्गत दी गई है। और ये वाला जो आप आर्टिकल सामने देख रहे हैं ये मैंने इकोनॉमिक रिव्यू से लिया है, राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हालांकि ये राशियाँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित और संदिग्ध लोगों के इलाज और ट्रेनिंग में लगे हुए संबंधित चिकित्सकों यानी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और अन्य जो कार्मिक हैं उनको इतने यानी कि देखिए डॉक्टर्स को 5,000 रुपये, स्टाफ को 2,500 और अन्य कार्मिकों को 2,500 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में इन लोगों ने दिए हैं। कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कार्मिकों की कोविड से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम की सुविधा भी इन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। मृतक के परिवार के लिए 50 लाख राशि दावा राशि के रूप में निर्धारित की गई है। अब तक 19 क्लेम जो है विभाग के द्वारा जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 क्लेम को जो है इन्होंने भुगतान भी कर दिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत, जो केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को जो है इन्होंने जो है प्रोत्साहन राशि जो है वो उपलब्ध कराई है और क्लेम की राशि है उसको भी बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्होंने किया है वो देखिए हमारे यहाँ का एक तो भीलवाड़ा मॉडल, ये आपने पढ़ा होगा, एक तो भीलवाड़ा मॉडल और एक रामगंज मॉडल, ये काफ़ी फेमस है। ये क्या चीज़ है? तो देखिए भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल, इसमें क्या किया गया था तो यहाँ पढ़ सकते हैं। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए भीलवाड़ा जिले में विशेष रणनीति तैयार की गई। इसके तहत CRPC जो होता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, CRPC जो है उसकी धारा 144 के अंतर्गत जो है कर्फ्यू लगाया गया। जिले की पूरी सीमाओं को जो है सील कर दिया गया था और जो है वहीं पर जो है वहाँ पर जो है जैसे कि रेलवे है, रोडवेज़ है और जितने भी अन्य निजी संसाधन हैं उनके आवागमन पर भी जो है रोक लगा दी गई थी। यानी कि एक तरीके से उसको बिल्कुल पैक कर दिया गया था और फिर उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जिससे कि जो है वो जो भी बीमारी है उसको जो है वहीं पर ही उसको कहते हैं ना निप द बड, वो किया जा सके, वहीं पर ही उसको ख़त्म किया जा सके। और जितने भी देखिए दवाइयाँ हैं, भोजन है, पानी है, दूध वगैरह है, ये सब जो है उन लोगों को घरों पर ही उपलब्ध करवाया गया था। तो ये था भीलवाड़ा मॉडल। उसके अलावा अपना रामगंज मॉडल क्या है, रामगंज तो जयपुर में है। यहाँ पर देखिए जयपुर शहर के अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र जो हमारा था रामगंज, ठीक है, यहाँ पर कर्फ्यू, महाकर्फ्यू, सक्रिय व निष्क्रिय निगरानी, सर्विलेंस, RT-PCR परीक्षण और IEC की गई थी। ठीक है, गलियों में सर्वे कराने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया, पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए लीसा मिशन, ये लीसा मिशन जो है ये मैं आपको बताती हूँ अभी, पहले आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। इसको लॉन्च किया गया। भोजन, पानी, दूध, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामग्री जो है वो घरों पर ही उपलब्ध कराई गई। तो ये 2 मॉडल हैं हमारे, रामगंज मॉडल और एक भीलवाड़ा मॉडल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ पर आपके काम आ सकते हैं। अब आप देखिए लीसा मॉडल क्या है, इसको कहते हैं LISA। तो ये LI का मतलब है लाइफ और सा का मतलब है सेविंग। तो ये लाइफ सेविंग मॉडल था। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, जिसको कि सबसे ज़्यादा कोविड से खतरा होने की संभावना है, जैसे कि एक तो 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के व्यक्ति और दूसरे जो हैं 10 वर्ष तक के बच्चे और तीसरे आपके आ जाते हैं जिनको कि डायबिटीज़ है, शुगर है, इस तरीके की कोई भी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, ये लोग वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, यानी कि इनको ये बीमारी जल्दी से हो सकती है। तो इनके लिए जो है ये लीसा मिशन जो है वो तैयार किया गया था, जिसके तहत इनकी स्क्रीनिंग पहले की गई और इनको जो है एक तरीके से कहते हैं ना पिक कर लेते हैं हम कि इस व्यक्ति को जो है थोड़े सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इसको कंटेनमेंट जोन पर रख दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है लीसा जो मिशन है उसको किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीसा मिशन का संबंध इनमें से किससे है, या लीसा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसमें से टिक लगा सकते हैं। लीसा मीन्स लाइफ सेविंग और ये कोविड-19 के उपचार से संबंधित है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो कोविड-19 है उसके मद्देनज़र कई लोगों की नौकरियां गई है। कई लोगों को जो है, जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रेड बेचने वाला था, कोई सब्ज़ी का ठेला लगाने वाला था, कोई जो है हाट बाज़ार में काम करने वाला था, उन लोगों की नौकरियां सबसे ज़्यादा गई है। उन लोगों का काम छिन गया उन लोगों से, क्योंकि खरीदार नहीं रहे। ठीक है, तो उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि ये भी कोविड के अंदर ही आएगा कि महामारी से निपटने के लिए हमने क्या क्या किया है। तो दूसरा जो सरकार ने अहम कदम उठाया है उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंदर 2 लोगों को चुना गया है। पहले तो है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो
सड़कों पे जो सामान बेचते हैं वो। दूसरा है आपके सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जो है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। और इस योजना के तहत इन्होंने क्या कहा था कि जो 5 लाख ज़रूरतमंद हैं उनको 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आप लोन ले सकते हैं 50,000 रुपीज़ तक का विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके किस लोगों को मिल सकता है, एक तो स्ट्रीट वेंडर्स को, और जो सर्विस सेक्टर से जुड़े जो युवा और बेरोजगार युवा हैं उनको जो है स्वरोजगार के लिए ये ऋण मिल सकता है। इस ऋण का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो याद रखिएगा 50,000 का ऋण, ठीक है, और जो है स्ट्रीट वेंडर्स और जो बेरोजगार युवा हैं उनको। थर्डली जो हमको इसमें बात पढ़नी है, यानी कोविड से निपटने के लिए तीसरा कार्य क्या किया गया, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके मन में आया कि मेरे को जो है यहाँ जूस की दुकान डाल लेनी चाहिए। जूस मेरा इस तरीके का होगा कि उसमें जो है कहते हैं ना वो वाटरमेलन का जो है उसके अंदर जो है मैं जूस बना करके जो है लोगों को दूंगा, तो वो एक आपका इनोवेशन हो गया उस तरीके से। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। और मान लीजिए ये तो एक छोटा लेवल पे हो गया, कोई आपको छोटी इंडस्ट्री डालनी हो, ठीक है, कोई उद्योग आपको लगाना हो, तो उसको संबल प्रदान करने के लिए जो है सरकार ने एक योजना लेकर के आए हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो लघु उद्योग को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा जो है उसको बढ़ाया गया है। आगामी वर्ष में 10,000 नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ की ब्याज सब्सिडी दिया जाना जो है वो प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो ये इसके लिए है। फिर है आपके जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उनको अब जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पर बिना किसी शर्त के जो सीड मनी है उसमें 5 लाख प्रति स्टार्टअप सहायता राशि देना जो है वो प्रस्तावित किया है। क्योंकि आप जानते हैं कोविड में किसी को नौकरी देना तो इतना संभव नहीं है, सरकारी नौकरी देना या इस प्रकार की सरकार के द्वारा कोई नौकरियां देना संभव नहीं है, लेकिन जो आप स्टार्टअप्स लगा रहे हैं उसमें आप जो है सरकार आपको प्रोत्साहन ज़रूर से दे सकती है। तो उसी प्रोत्साहन को देने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लेकर के आया गया है। फिर आप देखिए कि नरेगा, आप जानते हैं नरेगा जो है वो 100 दिन का रोजगार जो है वो प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसको भी जो है अभी बढ़ाया गया। और किन लोगों के लिए बढ़ाया गया, तो आप देखिए सहरिया कथौड़ी जो जनजाति हैं और जो विशेष योग्य जन हैं उन श्रमिकों के लिए जो है उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जा सके, इसलिए उनको 100 दिन के जगह 200 दिवस का जो है रोज़गार उपलब्ध कराया गया है नरेगा के तहत, ताकि उनको जो है वो अपनी लाइवलीहुड यानी आजीविका के लिए जो है वो कमा सकें। तो ये तो हो गया हमारा कि कोविड से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या किया। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है चिकित्सा और स्वास्थ्य। चिकित्सा और स्वास्थ्य में इस बार जो है काफ़ी मतलब क्या कहें उसको कि काफ़ी अच्छी तरीके से घोषणाएं की गई है। अगर ये घोषणाएं जो है कार्यान्वित होती हैं तो ये काफ़ी जो है बहुत बड़ा विज़न कहलाएगा एक राजस्थान का। तो इस मॉडल को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या उन्होंने प्रस्तावित किया है। तो देखिए राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश के अंदर अग्रणी पंक्ति यानी फर्स्ट में लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ पर एक कमेंट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें। अब इसमें देखिए क्या क्या करेंगे ये लोग। इस मॉडल को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले तो है राइट टू हेल्थ बिल जो है उसको लाया जाएगा, ठीक है। राइट टू हेल्थ बिल जो है उसको लाया जाएगा। फिर दूसरा है पहली बार राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सकेगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या है कि सभी लोगों को, ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को हेल्थ कवरेज में लाया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ क्या क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने योजना कहाँ चली गई, 1 मिनट। तो देखिए स्वास्थ्य के अंदर जो है ये जो हमने अभी पढ़ा कि एक तो जो है बिल लेके आएंगे और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सभी को देंगे। इसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को जो है यहाँ पर आप देखिए कि इकोनॉमिक रिव्यू में जो ये योजना है उसका नाम दिया हुआ है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसको। इस योजना को इन्होंने हालांकि 1 सितंबर 2019 से ही आरंभ कर दिया था। अभी इसका जो लास्ट चरण है, तीसरा चरण है, उसको लेकर के आएंगे ये लोग।
इसका उद्देश्य देखिए क्या है। इस योजना का उद्देश्य जो गरीब परिवार हैं, जैसे कि जिनको कि गरीब परिवार, कौन से गरीब परिवार, जो हमारा जनगणना थी 2011 उसके तहत जो SECC के आंकड़े थे, यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जो आंकड़े थे, उसमें जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जो है कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। हालांकि ये जो है हमारे भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसका ही एक्सटेंडेड रूप है, उसको हमने नाम दूसरा दे दिया है, हालांकि योजना जो है वो की वही है। इस योजना के अंतर्गत देखिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर जो है सामयिक आधार पर दिया जाएगा। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, 30,000 रुपये तो चिन्हित बीमारियों के लिए और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का। और इसमें टोटल जो बीमारियाँ हैं वो 1400 के करीब बीमारियों के लिए पैकेज है, ठीक है। और अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो नवीन चरण है वो अभी जो है 30 जनवरी 2021 से जो है प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इसको जो है इसके लिए दिनांक 14 जनवरी 2021 को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी एवं राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मध्य जो है अनुबंध हुआ है। ये हम हालांकि जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका जो है, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट जो है उसके अंदर मैंने आपको डाला भी था, जब न्यूज़पेपर में इसके ऊपर आर्टिकल आया था कि इसका तीसरा जो चरण है, नवीन चरण जो है वो इसका शुरू किया गया है, ठीक है। इस नवीन चरण में जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको बीमा कवर दिया जाएगा 3.30 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रतिवर्ष जो है वो किया गया है। इसमें सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपए का जो है प्रति परिवार जो है खर्च जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बीमारियां हैं उनको भी जो है बढ़ा दिया गया है, यानी 1401 बीमारियों से बढ़ा करके इसको 1500 यानी 1576 जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे लिए इसमें है कि जो 25 ज़िले हैं वहाँ पर जो है नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। अब 25 ज़िलों को रटने नहीं बैठना है अपने को कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। 7 संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज जो है उनकी स्थापना की जाएगी। और राजस्थान में 7 संभाग है, संभागीय स्तर पर भी पब्लिक हेल्थ कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना की जाएगी। और कहाँ की जाएगी, तो अजमेर में इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। फिर आप देखिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना जो है वो की जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना कहाँ करेंगे, तो ये जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जयपुर के ही अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसकी भी स्थापना की जाएगी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट से संबंधित यानी हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इन दोनों की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जयपुर में इनकी स्थापना की जाएगी। फिर आप देखिए जोधपुर में 50 करोड़ की लागत से, अब ये करोड़ कितने लागत है ये छोड़िए, इसकी लागत से क्या बनाया जाएगा, उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इन 2 संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये मैटरनिटी और नियोनेटोलॉजी क्या होता है, जो मातृत्व यानी कि जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और उनके जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएंगी। फिर आप देखिए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और सीकर में आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। उदयपुर और जोधपुर में योग व नेचुरोपैथी के लिए जो है वो कॉलेज खोले जाएंगे। फिर जो है जोधपुर में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो है वेलनेस पर्यटन जानते हैं आप, आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन। मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम जो है केरल गए थे, तो केरला के अंदर जो है आपका आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि केरला में आप जानते हैं स्पाइसेस और ये तरीके की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर प्राकृतिक इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है मेडिकल टूरिज़्म जो है वो काफ़ी उन्नत स्तर पर है। स्टेट की जीडीपी में उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। बाहर से जो लोग आते हैं वो वहाँ पर जो है मेडिकल टूरिज़्म पे ज़्यादा आते हैं। तो उसी तरीके से राजस्थान को भी जो है एक तरीके से वेलनेस पर्यटन, ठीक है, यानी कि आयुर्वेद और यहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण है उसको जो है वेलनेस यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बढ़ाने के लिए जो है इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर जो है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन पंचकर्म वो बनाया जाएगा, ठीक है। फिर अब आप देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है उसको और क्रियान्वित किया जाएगा। शुद्ध के लिए युद्ध तो अपन जानते ही हैं कि जो दिवाली होती है, होली होती है, उस समय जो है मिठाइयों में मिलावट होती है, तो उस मिलावट में जो है रेड किए जाते हैं फूड इंस्पेक्टर्स के द्वारा, उसको जो है और आगे बढ़ाया जाएगा। और उसमें डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी जो है उस तरीके का एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाने की भी घोषणा की गई है।
तो अगर आप इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसको समस्त उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इस हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से इस अभियान को दोबारा से जो है वो चलाया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है। तो देखिए, जीवन रक्षक कोष जो है उसका गठन किया जाएगा। जीवन रक्षक कोष क्या चीज़ है? तो जीवन रक्षक कोष क्या है कि जैसे मान लीजिए सड़क पे कोई घायल व्यक्ति है और उसको किसी को जो है कोई व्यक्ति उसको जो है मदद करने के लिए अस्पताल लेकर के जाता है, तो उस ऐसे व्यक्तियों को जिनको गुड सैमरिटन्स कहा जाता है, उनको 5,000 रुपये का जो है इसमें जीवन बचाने के लिए जो है एक तरीके से प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर के जो है सम्मानित किया जाएगा। फिर आप देखिए, आगामी वर्ष समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। जो सड़क सुरक्षा कोष है, यानी कि जो दुर्घटनाएं होती है उसमें जो है लोग जो घायल होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवारों के लिए या उनको जो है आर्थिक संबल देने के लिए जो सड़क सुरक्षा कोष होता है उसमें 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है। फिर हम देखेंगे शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा के अंदर जो है महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन की आवश्यकता को देखते हुए शांति अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निर्देशालय बनाने की जो है वो बात इन्होंने की है। यहाँ पर ये घोषणा करते हैं। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का जो है वो अलग से गठन किया जाएगा। फिर आप देखिए, जो टिस है यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर जयपुर के अंदर भी जो है एक तरीके का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज बनाया जाएगा। ठीक है। तो टिस और जो आपका MIT है, इन्हीं को मॉडल मान करके राजस्थान के जयपुर के अंदर जो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज को बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ बनाया जाएगा, तो आपको बताना है वो जयपुर में बनाया जाएगा। फिर देखिए, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ये कहाँ बनाई जाएगी? तो ये जोधपुर में बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर हमारे लिए नेक्स्ट क्या है, जयपुर के अंदर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जो है स्थापना की जाएगी। बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना होगी और जयपुर में लगभग 200 करोड़ की राशि से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिएगा कि राजीव गांधी जो है सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कहाँ स्थापित होगा, तो उसको जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। फिर है इस तरीके के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मेंस में भी आ सकते हैं। मेंस में भी आपको 2 मार्क्स के अंदर वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट लिख के दे देगा और आपको उसको 2 मार्क्स में जो है लिखना पड़ेगा। जैसे तो 2018 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसके अंदर भी जो है कुछ पोर्टल्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकता है। आज का हमारा वीडियो हाफ आवर का तो हो चुका है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा का अगर वीडियो बनाया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा वीडियो में, तो इसीलिए बड़ा वीडियो क्योंकि हम देखते ही सोचते हैं कि चलो छोड़ो बाद में देखेंगे तो मैं सोचती हूँ कि इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पूरा वीडियो जो है या तो हो सकता है कि आज शाम को ही मैं इसको अवेलेबल करा दूँ आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं होगा तो कल तक तो आपको पूरा जो है बजट जो है वो एनालिसिस मिल ही जाएगा। उसके अलावा जो है मैं थोड़ा इकोनॉमिक रिव्यू के फैक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो है इकोनॉमिक रिव्यू की चीज़ें इसने नहीं दे रखी है, फिर डायरेक्टली प्रादेशिक परिदृश्य ही आता है, तो इसीलिए हम इसको कल के अंदर जो है कंप्लीट कर देंगे। अब तो बजट स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने के बाद तो जल्दी एंड होता है, तो इसीलिए जो है हम इसको कल फिनिश कर देंगे पूरा और फिर प्रादेशिक परिदृश्य पे आएंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, तब तक के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।